हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए आ जाइए। और ये है क्लास आपकी पावर सिस्टम 2 की क्लास, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना पावर सिस्टम का फुल सिलेबस। और चलिए फिर, आज है लेक्चर नंबर 6 और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 तक कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फॉल्ट एनालिसिस। क्या है? फॉल्ट एनालिसिस। अब फॉल्ट एनालिसिस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि फॉल्ट एनालिसिस हम लोग करते क्यों हैं, ठीक है। और फॉल्ट एनालिसिस करने से क्या क्या हमारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली फॉल्ट एनालिसिस करने का मेन पर्पस क्या है? तो फॉल्ट एनालिसिस का मेन पर्पस होता है कि हम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को बचा सकें। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम डिज़ाइन करते हैं सर्किट ब्रेकर को, क्या होता है, सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? फॉल्ट एनालिसिस करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना, सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन करने के लिए, अभी हम आपको लिखाएंगे, पहले आप समझ लीजिए। सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करने के लिए हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। अब हम जानते हैं कि जब फॉल्ट होती है किसी भी सिस्टम में या पावर सिस्टम में, तो उस केस में क्या होगा? एक हैवी करंट फ्लो होती है, हैवी करंट फ्लो होगी। अब ये हैवी करंट हमारी क्या होती है? पावर सिस्टम जो होगा उसको क्या करेगा? ये डैमेज कर देगा, है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के प्रोटेक्टिव डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी। और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की बात करें तो ये हमारा सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग फॉल्ट एनालिसिस करते हैं। मेन पर्पस हमारा यही होता है कि सर्किट ब्रेकर को हम लोग, हमारी ये सर्किट ब्रेकर सहन कर सकता है कितनी फॉल्ट, हमारी फॉल्ट के समय में कितनी हैवी करंट जो होती है हमारी फ्लो होती है। तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करते हैं। तो मेन मकसद आप ये समझिए कि फॉल्ट एनालिसिस का काम क्या है? कि सर्किट ब्रेकर को डिजाइन करना, ठीक है। तो ये तो फॉल्ट एनालिसिस की बात होगी, क्यों करते हैं। अब बात करते हैं कि जो फॉल्ट होती है हमारी पावर सिस्टम में, जो फॉल्ट होती है वो हमारी कितनी टाइप की फॉल्ट्स होती है, क्या क्या फॉल्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या हमारा सिलेबस में फॉल्ट है, उसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे। चलिए, अब जैसे बात करते हैं कि फॉल्ट एनालिसिस के, हमने बता दिया कि क्यों करते हैं, कि पावर सर्किट ब्रेकर को डिज़ाइन करने के लिए हम पावर सिस्टम फॉल्ट एनालिसिस का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। सॉरी, फॉल्ट एनालिसिस को एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं फॉल्ट एनालिसिस में टाइप्स की। तो टाइप्स हमारे क्या क्या होते हैं फॉल्ट? तो फॉल्ट की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ फॉल्ट पावर सिस्टम में क्या क्या होता है? एक होती है हमारी सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक क्या होती है? सिमेट्रिकल फॉल्ट। और दूसरी जो हम लोग देखते हैं वो हमारी क्या है? अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। आप लोग पढ़े होंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होती है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होती है, और सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारे कौन कौन से फॉल्ट्स आते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स में कौन कौन से हमारे फॉल्ट्स आते हैं, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल वे में। अब बात कर लेते हैं कि फॉल्ट एनालिसिस में, जैसे हम लोग बात करें सिमेट्रिकल फॉल्ट की, तो कब हम इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे और कब हम इसको अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें, चलिए एक पॉइंट आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इसको आगे करते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सभी लोग, फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट एनालिसिस। तो इसमें लिखेंगे द मेन पर्पज ऑफ फॉल्ट एनालिसिस, द मेन पर्पज ऑफ fault analysis, fault analysis is to design the circuit breaker to protect the power system, या ऐसे लिख सकते हो फॉर प्रोटेक्ट द पावर
सिस्टम। ठीक है, तो पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको सर्किट ब्रेकर बनाने पड़ेंगे, और सर्किट ब्रेकर को किस तरीके से बनाएंगे, तो उसमें हम लोग फॉल्ट का एनालिसिस करते हैं। तो फॉल्ट एनालिसिस से हम लोग सर्किट का डिजाइन करते हैं। अब ये तो हो गए फॉल्ट एनालिसिस में इसके पर्पस की। अब बात करते हैं कि फॉल्ट एनालिसिस दो टाइप की होती है, तो आप हेडिंग डाल गए, सभी लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट। टाइप्स ऑफ फॉल्ट। अब टाइप्स ऑफ फॉल्ट की बात करें तो हमारी फॉल्ट कितने टाइप की होती है, लिख लीजिए टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन पावर सिस्टम। इन पावर सिस्टम, ठीक है। तो पावर सिस्टम में अगर फॉल्ट की बात करें तो हमारी फॉल्ट क्या होती है, एक तो हमारी क्या होती है सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट। और दूसरी जो होती है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, ये आपको पता है। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट किसको बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट किसको बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है कि किसी सिस्टम में अगर हमारी फॉल्ट होती है और सिस्टम में हमारी फॉल्ट से पहले और सिस्टम में फॉल्ट होने के बाद अगर सिस्टम हमारा कैसा है, बैलेंस रहता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वो हमारी फॉल्ट कैसी है, सिमेट्रिकल फॉल्ट है। जैसे अगर हम आपसे कहें शॉर्ट में लिखना चाहें इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट में, तो आप कैसे लिखोगे, प्री फॉल्ट सिस्टम। प्री फॉल्ट सिस्टम इक्वल्स टू बैलेंस्ड, यानी कि सिस्टम हमारा क्या है, बैलेंस सिस्टम, यानी कि पावर सिस्टम हमारा बैलेंस है। और पोस्ट लिख लीजिए, पोस्ट फॉल्ट होने के बाद या फॉल्ट अकर होने के बाद, पोस्ट फॉल्ट सिस्टम, उसमें भी हमारा क्या है, सिस्टम अगर बैलेंस रहता है, तो बैलेंस रहता है सिस्टम, तो उस केस में हम लोग क्या, हमारी फॉल्ट क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट है। जबकि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, अगर हमारी फॉल्ट से पहले सिस्टम बैलेंस होता है, लेकिन फॉल्ट होने के बाद यानी कि फॉल्ट अकर होने के बाद हमारा सिस्टम कैसा हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो वो हमारी फॉल्ट कहलाती है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो जैसे कि इसमें क्या लिखेंगे, प्री फॉल्ट यानी कि फॉल्ट से पहले, प्री फॉल्ट सिस्टम कैसा रहेगा, सिस्टम रहता है बैलेंस, ठीक है। और पोस्ट फॉल्ट लिख लीजिए, पोस्ट फॉल्ट यानी कि फॉल्ट के बाद या फॉल्ट अकर होने के बाद। पोस्ट फॉल्ट केस में क्या होगा, सिस्टम हमारा कैसा हो जाता है, अनबैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी सिमेट्रिकल फॉल्ट है और ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, तो सिंपली आप यही बताएंगे कि अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट होगी तो उसमें फॉल्ट होने से पहले सिस्टम हमारा बैलेंस होगा और फॉल्ट होने के बाद भी हमारा सिस्टम बैलेंस रहेगा। जबकि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होगी तो उसमें सिस्टम फॉल्ट होने से पहले भी सिस्टम हमारा बैलेंस रहेगा और फॉल्ट होने के बाद हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस सिस्टम, अनबैलेंस सिस्टम, ये मैंने आपको बताया है। आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि बैलेंस सिस्टम क्या होता है, अनबैलेंस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर जिसको नहीं पता है तो आप फर्स्ट लेक्चर को जाके देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात हो गई हमारी सिमेट्रिकल फॉर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। अब बात करते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी फॉल्ट हमारी सिमेट्रिकल में आती हैं और कौन सी हमारी फॉल्ट अनसिमेट्रिकल में आती हैं। तो आप लिख लीजिए हेडिंग डाल के, सभी लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट में अगर बात करें तो सिमेट्रिकल फॉल्ट हमारी क्या होती है, दो टाइप की होती है। क्या, दो टाइप की। अगर सिस्टम में हमारा क्या है, मान लिया ऑल थ्री फेज थ्री फेज टू अर्थ यानी कि मान लिया हमारे तीन फेज हैं, 1 2 3। अगर ये ग्राउंड है मान लेते हैं, अगर ये तीनों फेज क्या है हमारे टूट के जमीन में गिर जाते हैं, ये फॉल्ट मान लिया एक ये टूट के गिर गया, ये भी गिर गया और ये भी गिर गया, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इस केस में हम इसको बोलेंगे ऑल
3 फेज टू अर्थ, यानी कि हमारे तीनों फेज क्या हैं, तीनों फेज हमारे ग्राउंड से टच हो गए, और तीनों ग्राउंड से टच होने से ही हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल 3 फेज टू अर्थ। और ठीक है, अब दूसरी जो फॉल्ट होती है हमारी सिमेट्रिकल में, वो हमारी क्या होती है, जैसे ऑल थ्री फेज शॉर्ट सर्किटेड, यानी कि अगर ये हमारे 3 फेज मान लेते हैं, तीनों फेज क्या है, अगर आपस में टच हो गई या कनेक्ट हो गई, इस तरीके से सपोज करो किसी ने जंजीर डाल दी, तो ये क्या है, हमारे दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तीनों। तो तीनों फेज जब हमारे शॉर्ट हो जाते हैं तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, ऑल 3 फेज शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसीलिए कहते हैं कि जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होती है, ये हमारी फॉल्ट क्या होती है, 3 फेज फॉल्ट होती है, 3 फेज फॉल्ट होती है। आपसे कहेगा तो 3 फेज फॉल्ट क्या है, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट हमारी क्या होती है, 3 फेज फॉल्ट होती है। अब इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि 3 फेज टू अर्थ फॉल्ट क्या होती है, यानी कि तीनों फेज हमारे जमीन से टच हो जाएं और तीनों फेज हमारे आपस में टच हो जाएं, तो वो हमारी क्या होती है, सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट में होने के, क्या कि सबसे ज्यादा चांसेस किसके होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट में होने के, तो वो किसके होते हैं, तो मान लिया कि जो हमारे 3 फेज फॉल्ट है, तो 3 फेज जैसे जैसे बात करें कि सिमेट्रिकल फॉल्ट है, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट हमारे बहुत कम ही रेयर केस में ही होती है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता है, बहुत ही कम होता है कि हमारे तीनों फेज टूट के जमीन में गिर जाएं और तीनों फेज हमारे शॉर्ट हो जाएं, तो ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी सिमेट्रिकल फॉल्ट होती है वो बहुत रेयर होती है, और सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होती है वो हमारी बहुत डेंजरस भी होती है। तो आप लिख लेंगे, यानी कि डेंजरस की बात करें या हम सीवियरिटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा सीवियर या खतरनाक जो फॉल्ट होती है वो कौन सी होती है, सिमेट्रिकल फॉल्ट होती है, या आप कह सकते हैं 3 फेज फॉल्ट होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि 3 फेज फॉल्ट जो होती है हमारी, 3 फेज जो फॉल्ट है उसके चांसेस की बात करें वो लगभग 3% चांसेस होते हैं। कितने, 3% चांसेस होते हैं होने के, बहुत कम चांसेस होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो ये हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आ गया। अब बात करते हैं कि हमारी जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है वो कौन सी टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारी कौन कौन सी फॉल्ट आती है, तो पहली तो आप देखेंगे क्या है, सिंगल फेज टू ग्राउंड, सिंगल फेज टू ग्राउंड, सिंगल फेज टू ग्राउंड। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, एस एल जी, एस एल जी लिख सकते हैं कि नहीं, यानी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरी जो फॉल्ट है हमारी वो क्या है, वो होती है फेज टू फेज फॉल्ट, फेज टू फेज, फेज टू फेज, फेज टू फेज फॉल्ट, या हम इसको बोलते हैं एल एल फॉल्ट, यानी कि लाइन टू लाइन फॉल्ट। क्या लिख सकते हैं इसको, और लाइन टू लाइन फॉल्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इसको हम अगर लिखना चाहें तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, और थर्ड जो हमारी आती है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में वो कौन सी होती है, टू फेज टू ग्राउंड, टू फेज टू फेज टू ग्राउंड, टू फेज टू ग्राउंड को क्या कहेंगे, एल एल जी फॉल्ट, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, या ऐसे लिखिए इसको, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, टू
ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो फॉल्ट होती है हमारी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आती है। अब सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में अगर बात करें चांसेस की, तो सबसे ज्यादा रेयर की बात करें, सबसे कम कहाँ किस फॉल्ट की चांसेस कम होते हैं, किस फॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो होती है वो हमारी होती है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, इसके, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 85% चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे 3 फेज है तो 3 फेज में कोई एक फेज आपका टूट के जमीन में गिर गया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, यानी कि सिंगल फेज हमारा या सिंगल लाइन जो है हमारी ग्राउंड से टच हो गई, तो उस केस में ये हमारी क्या फॉल्ट होती है, एसएलजी फॉल्ट या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और सबसे ज्यादा चांसेस हमारे किसके होते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के। आपने देखा होगा जनरली एक वायर तो टूट के गिर ही जाता है, ठीक है यार, एक वायर किसी ना किसी कारण टूट जाता है तो वो हमारा जमीन से टच हो जाता है, तो यही हम कहते हैं कि एसएलजी फॉल्ट जो होती है हमारी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो सबसे ज्यादा चांसेस उसके होते हैं। अब बात करते हैं फेज टू फेज फॉल्ट की, तो इसके लगभग 5% चांसेस होते हैं, लिख सकते हो आप 5% चांसेस होते हैं होने के। ठीक है, और टू फेज एलएलजी फॉल्ट की बात करें तो इसके होते हैं 7% चांसेस। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा सभी लोग। तो बेसिकली हमारी दो टाइप की फॉल्ट होती है, सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में हम सिमेट्रिकल फॉल्ट को हम 3 फेज फॉल्ट भी बोलते हैं, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में 3 आती हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, फेज टू फेज फॉल्ट और फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब इसमें अगर सीवियरिटी की बात करें, सीवियरिटी की बात करें यानी कि सबसे अगर खतरनाक की बात करें इन तीनों दोनों में, सिमेट्रिकल फॉल्ट में, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी फॉल्ट होती है, तो वो हमने आपको बताया कौन सी होती है, 3 फेज फॉल्ट। 3 फेज फॉल्ट कहें या हम सिमेट्रिकल फॉल्ट कहें तो वो एक ही होती है। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो लिख सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सीवियरिटी। सीवियरिटी मीन्स आपकी जो सबसे खतरनाक होती है, सीवियरिटी के बेसिस पे देखें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीवियर कौन सी फॉल्ट होती है, तो आप लिखेंगे 3 फेज फॉल्ट। 3 फेज फॉल्ट, 3 फेज फॉल्ट कहें या सिमेट्रिकल फॉल्ट कहें। उसके बाद डबल एलजी फॉल्ट, डबल एलजी फॉल्ट। ठीक है, डबल एलजी फॉल्ट कहें या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहें, फॉल्ट। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा लाइन टू लाइन फॉल्ट यानी कि एलएल फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट। उसके बाद फिर क्या है हमारी एलजी फॉल्ट, एलजी फॉल्ट। एलजी फॉल्ट मीन्स यानी कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये आप ऑर्डर में लिख सकते हो, इसको लिख लीजिए। सबसे खतरनाक फॉल्ट कौन सी हमारी है, 3 फेज फॉल्ट, फिर हमारी डबल एलजी फॉल्ट, फिर एलएल फॉल्ट, फिर एलजी फॉल्ट। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है इसको, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे हम और इसमें देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अब जैसे बात करें फॉल्ट एनालिसिस की, तो फॉल्ट एनालिसिस को हम लोग करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उनको हमको देखना पड़ेगा। एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को हम लोग समझ लेते हैं पहले, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमको पता चलेगा कि हमारी जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है, जो हाई शॉर्ट सर्किट करंट होती है, उसमें हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी हमारी करंट जो होती है उससे मिलकर बनी होती है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे 3 फेज फॉल्ट एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हम 3 फेज फॉल्ट एनालिसिस करेंगे, यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट, 3 फेज फॉल्ट एनालिसिस। तो हमेशा याद रखना, 3 फेज फॉल्ट बोलने का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो इसका एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिएंट सर्किट बनाएंगे। तो एसी ट्रांजिएंट हमारा कब मिलता है, जब हमारा आरएल होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, ये हमने मान लिया क्या है, एक वोल्टेज सोर्स लगा है और इसमें क्या है, रेजिस्टेंस
इंडक्टेंस, ठीक है। और ये हमने क्या बना लिया इस तरीके से, आप इसको बना लीजिए। इसमें कोई करंट जा रही है IT, ठीक है, जिसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। और इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं वो है हमारा V ऑफ BT, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज √2V साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्किट है, इसको बना लीजिए। ये डेरिवेशन पूछता है और ये आप बना लीजिए इस तरीके से, इसको सही कर लीजिएगा। तो ये हमने मान लिया, ये हमारी क्या है, अल्फा की वैल्यू को शो करता है। ये अल्फा इक्वल टू हमारा 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है इस पे, ठीक है, टाइम। तो ये वेव फॉर्म है। अब बात करते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हमारा क्या है, V ऑफ टी, जो दिया गया √2V साइन ओमेगा टी प्लस के अल्फा। अब अगर हम क्या करें कि टाइम t इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, तो V0, t की जगह पे हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, √2V साइन, और ये क्या हो जाएगा 0 प्लस अल्फा। तो सिंपली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 √2V साइन अल्फा। ये हमारा क्या वोल्टेज आ जाएगा t0 पे, t0 पे हमारा क्या है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि जो हमारा वोल्टेज है, जो सोर्स वोल्टेज है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स वोल्टेज। तो बेसिकली ये सोर्स वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा की वैल्यू पे कर रहा है कि नहीं। यानी कि जैसे जैसे आप अल्फा की वैल्यू को कम ज्यादा करोगे उसी हिसाब से हमारा वोल्टेज चेंज होगा, सोर्स वोल्टेज होगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम सपोज करिए कि अल्फा की वैल्यू अगर सपोज करिए हम 0 पुट करते हैं, तो इस केस में हमारा जो वोल्टेज आएगा, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा, वो क्या निकल के आएगा। तो सिंपली आप देखिए क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 और V साइन 0। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा वोल्टेज, ये वोल्टेज हो जाएगा हमारा 0 होगा कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वोल्टेज, तो मान लेते हैं ये वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा 0। अल्फा की वैल्यू डिपेंड कर रहा है। अब सपोज करिए अल्फा की वैल्यू हमने 90 डिग्री पुट की, तो इस केस में हमारा देखिए वो क्या निकल के आ जाएगा, √2V, ठीक है। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज, ये हम क्या है, ये हमारा R है और ये L, और सोर्स वोल्टेज है t इक्वल टू 0, ठीक है। तो सोर्स वोल्टेज जो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है हमारी वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है यहाँ से, ऐसे आप देख सकते हो। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिए, डेरिवेशन टाइप से है तो इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इज डिसाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस सोर्स वोल्टेज at the instant of शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के समय ही या शॉर्ट इंस्टेंट टाइम पे ही हमारा क्या होता है, जो अल्फा की वैल्यू होगी उसी से हमारा सोर्स वोल्टेज डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें, अगर इसको सॉल्व करना चाहें, तो जो हमारी करंट होगी, ये जो हमारी करंट है, जो I ऑफ टी, जो इंस्टेंटेनियस करंट जो होती है, यानी कि आप अगर t-0 पे देखेंगे, तो t-0 पे तो हमारा क्या है, सर्किट ये ओपन होगा, और t इक्वल टू 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे हमारा क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन 0 पे ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो उस केस में हमारी करंट कुछ फ्लो होगी। तो मान लिया कि हमारा क्या है, जो करंट फ्लो होती है I ऑफ टी इक्वल टू टोटल करंट क्या होगी, वो होती है हमारी स्टडी स्टेट करंट प्लस के ट्रांजिएंट करंट ऑफ टाइम।
ठीक है, तो ये टोटल करंट हमारी शॉर्ट सर्किट के टाइम ये करंट हमारी शो करती है। अब इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसे? अब इसी सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये वोल्टेज है हमारा और V एंगल मान लेते हैं अल्फा, ठीक है, ये है R, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं J ओमेगा L, और ये हमने क्या माना कि यहाँ पे स्टडी स्टेट करंट कैलकुलेट करते हैं। स्टेट करंट है इंस्टेंटेनियस, तो सिंपली आप करंट जब निकालेंगे ISST तो वो हमारी क्या निकल के आएगी, V एंगल अल्फा अपॉन R प्लस जे एक्सएल कहो जे ओमेगा कहो एक ही चीज है, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आएगा कि नहीं। अब सिंपली आप क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो V अपॉन जेड, इसको जेड लिख सकते हो, इसका एंगल कुछ होगा थीटा, तो यहाँ से ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जो स्टडी स्टेट करंट निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी I V और एंगल अल्फा माइनस के थीटा लिख सकते हैं इसको, जेड ये मैग्नीट्यूड, जेड अगर इसका जेड हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जेड हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से ये इमेजिनरी है तो इसको क्या लिख दें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के जे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर या एक्सएल स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब यहाँ से अगर एंगल निकालना चाहो तो एंगल भी क्या आएगा, टेन इनवर्स माइनस के ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है, तो यहाँ पे आप ओमेगा एल, क्या करेंगे ओमेगा एल, तो सिंपली हम क्या किया, ये हमारी करंट निकल के आ गई है क्या, स्टडी स्टेट करंट, इंस्टेंटेनियस स्टडी करंट ये आ जाएगी, को फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आप ट्रांजिएंट करंट कैसे देखेंगे, हम इनिशियल वैल्यू पे देखेंगे कि t इक्वल टू 0 जब हम पुट करते हैं इसमें, तो इस केस में हमारी करंट क्या होगी, तो जैसे मान लिया कि आगे आप इसको सॉल्व करिए, I ऑफ t इक्वल टू ये क्या होगा, √2 V अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस के अल्फा, और ये इसके साथ एंगल होगा थीटा प्लस के ए ई पे पावर माइनस के, तो ये हमारी ट्रांजिएंट करंट है। जब आप इसको सर्किट को सॉल्व करेंगे इस सर्किट ट्रांजिएंट करंट निकल के आएगी। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं इसको और सॉल्व कर लीजिए, आई ऑफ टी इक्वल √2 वी जेड और थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अल्फा माइनस के थीटा, ठीक, इसको लिख सकते हैं ऐसे ए ई पे पावर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांजिएंट को सॉल्व करें इनिशियल पोजीशन पे, अगर हम लोग देखें कि इनिशियली अगर हम लोग t इक्वल टू 0 पे t माइनस 0 लिखो या t प्लस 0 लिखो, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें t प्लस 0 लिख लीजिए, तो यहाँ से अगर t 0 रखते हैं तो यहाँ से देखो हमारा क्या निकल के आएगा, i प्लस और √2 b अपॉन जेड, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ओमेगा t 0 हो जाएगा, तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बचेगा, इसको a e पे पावर, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये क्या, और इसका वैल्यू 1 होता है, तो I0 प्लस √2 v अपॉन जेड साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस के a, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हम क्या करें कि I नॉट इक्वल टू यानी कि इनिशियल करंट हम, तो यहाँ से ए की वैल्यू हम क्या हमारी निकल के आ जाएगी कि नहीं निकल के आ जाएगी, बताइए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, माइनस के √2 भी जेड साइन अल्फा माइनस थीटा, अब ये कहाँ पे, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसमें आप पुट करिए, तो इस केस में हमारी जो टोटल करंट निकलेगी वो क्या निकल के आएगी, तो जो टोटल करंट
निकल के आएगी हमारी टी इक्वल्स टू √2 v/z और साइन ओमेगा टी प्लस के अल्फा माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा z v साइन अल्फा माइनस और e पे पावर -t/τ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी जो है शॉर्ट सर्किट करंट निकल के आएगी। अब यहाँ से हम लोगों को ये देखना है कि ये जो करंट है, जो शॉर्ट सर्किट करंट होती है, वो शॉर्ट सर्किट करंट किस किस से मिलकर बनी है। एक तो हमारी क्या है, एक तो हमारी ये शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि एसी करंट ये है, और एक ये जो करंट है वो हमारी क्या है, डीसी ऑफसेट करंट होती है। क्या है ये, डीसी ऑफसेट करंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारी सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट या हम इसको कह सकते हैं एसी फॉल्ट करंट। और ये हमारी क्या है, डीसी ऑफसेट करंट। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम लोग इसका वेवफॉर्म बनाना चाहें तो इसका वेवफॉर्म क्या बनता है, तो इसका वेवफॉर्म बनेगा सिंपली इस तरीके से। क्या है, सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, इस तरीके से। ठीक, तो इसको आप बना लीजिए क्योंकि डेरिवेशन पूछता है। और डीसी ऑफसेट करंट यानी कि इसका अगर वेवफॉर्म बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये हमारा क्या होगा, ये बनेगा इस तरीके से। तो ये हमारी कहलाती है डीसी ऑफसेट करंट, डीसी ऑफसेट करंट। आप एक बार पूरा डेरिवेशन अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ से बेसिकली अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइंड करें और कंबाइंड करने के बाद अगर हम वेवफॉर्म बनाएं तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट का हमारा वेवफॉर्म क्या बन के आएगा। तो शॉर्ट सर्किट का करंट का वेवफॉर्म सिंपली हमारा किस तरीके से बन के आएगी, तो वो हमारी बन के आती है इस तरीके से। एक मिनट, इसको अच्छे से बना लीजिए। आज आप इसको अच्छे से बना लीजिए, कल हम आपको इसका फिगर दिखा देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होने वाला है। तो आज हम डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको ज़्यादा डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हमारी क्या है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा फॉर्म बन के आता है ऐसे। ठीक है, तो आप इसको सही से बना लीजिएगा, नहीं तो कल हम आपको इसका दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सिंपली जो ये वेव फॉर्म आता है, ये हमारा वेव फॉर्म आता है शॉर्ट सर्किट करंट का वेव फॉर्म। अब ये बेसिकली जो शॉर्ट सर्किट करंट है यानी कि ये हमारे ट्रांजिएंट और डीसी ऑफसेट करंट ट्रांजिएंट के बेसिस पे ही डिसाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं कि पहली साइकिल में और यहाँ तक बेसिकली जो स्टार्ट होती है हमारी शॉर्ट सर्किट करंट, वो बहुत हाई मैग्नीट्यूड की करंट स्टार्ट होगी यहाँ से, है ना। फिर ये क्या होती है, जैसे जैसे हमारे टाइम बीतता चला जाता है वैसे ही हमारी क्या जो करंट होती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है और धीरे धीरे आकर के अपनी क्या है एक स्टडी स्टेट पॉइंट ले लेती है, स्टडी स्टेट कंडीशन में आ जाती है करंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट करंट जो होती है उसका वेवफॉर्म क्या होता है और उसका डेरिवेशन के बेसिस पे देखें तो इस तरीके से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कल और देखेंगे। आज फिलहाल इतना ही रखते हैं क्योंकि लेक्चर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी इसमें इतना आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट यहीं से अभी स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी हम आपको इसमें ये बताएंगे कि डीसी ऑफसेट करंट कैसे डिसाइड की जाती है, किस बेसिस पे, किस पे डिपेंड करती है, और कुछ पॉइंट आपको इसमें लिखाना है। ठीक है, थ्योरी के बेसिस पे इसको लिखा देंगे। ऐसे तो डेरिवेशन हो गया, तो यहाँ से आपको डेरिवेशन पूछ सकता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।